Hello, dear children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today we are starting a poem in your books, Beehive, and the title of the poem is On Killing a Tree. And this poem is composed by Jeev Patel. So let us start reading this beautiful poem On Killing a Tree by Jeev Patel with me, Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh, District Jhajjar. So students, look at your screens. This is the poet who composed the poem On Killing a Tree, Jeev Patel. आप नाम से समझ पा रहे हैं, he is Indian poet writing in English. बच्चों, इस पोएम के अंदर जो ट्री है, ऑन किलिंग अ ट्री, पहले टाइटल के बारे में डिस्कस करते हैं. किलिंग अ ट्री, पेड़ को मारने के बारे में. अब पहला ख्याल आपके दिमाग में यह होगा कि आजकल जो इतनी ग्लोबल वार्मिंग है, हम बात कर रहे हैं कि पेड़ लगाएं, लेकिन यहाँ पर पेड़ काटने की बात हो रही है, तो बड़ा अजीब टाइटल है. पेड़ काटने की बात चल रही है, लेकिन बच्चों यहाँ पर जो पेड़ है, पोइट जीव पटेल ने पूरा प्रोसेस समझाया है कि एक पेड़ को कैसे काटा जाए. लेकिन यहाँ पर पेड़ नहीं है, पेड़ एक सिंबल के रूप में यूज़ किया है, और वो सिंबल है इविल का. EVIL, इविल मीन्स बुराई का. जो पेड़ प्रतीक है वो बुराई का प्रतीक है. और पोइट जी पटेल हमें बताते हैं, इन ऑर्डर टू किल अ ट्री इट हैज़ टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम इट्स रूट. अगर आपको किसी पेड़ को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना है ना, मारना है, तो उसको अपनी रूट से अलग करना पड़ेगा. सिमिलरली टू किल एन इविल इट हैज़ टू बी अपरूटेड फ्रॉम इट्स सोर्स. और अगर बुराई को ख़त्म करना है तो उसे भी जड़ से समाप्त करना पड़ेगा. सोशल इविल्स कांट बी इरेज्ड बाय ओनली क्रिटिसाइजिंग देम, दे मस्ट बी अपरूटेड. जो सामाजिक बुराइयां हैं, केवल हम उनकी आलोचना करें, उनकी जगह जगह बुराई करें कि देखो ये कितनी गलत चीज़ है, ये वाली कितनी बुरी बात है, उससे कुछ नहीं होने वाला. अगर हमें उन्हें समाप्त करना है तो वी हैव टू अपरूट देम, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना होगा. तो ये जो पूरी की पूरी पोएम है, उसमें ट्री जो है वो सिंबल है इविल का, बुराई का. तो इसी तरह से हम पोएम को समझेंगे. इंट्रोडक्शन रहेगी पोएम की. इन दिस पोएम द पोएट सिंबलाइजेज अ डीप रूटेड इविल. He says that a tree can't be killed out just by hacking or chopping it. To put it to a permanent end, it should be uprooted entirely and left out to wither in the sun. In the same way, the social evil can't be put out just by criticizing them. The society should root them up टू डाई फॉर एवर. तो इंट्रोडक्शन में बच्चों मैंने यही बताया जो मैंने आपको अभी समझाया. एक बुराई को, एक पेड़ को अगर हमें ख़त्म करना है तो उसे जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा. केवल हैक करने से, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में काटने से, चॉप करने से, टुकड़े टुकड़े कर देने से उसका कुछ नहीं होने वाला, वो दोबारा उग जाएगा. इसी तरह अगर बुराई को हम छोड़ देंगे बीच में तो वो दोबारा से पनप जाएगी. इसलिए उसे जड़ से ख़त्म करना चाहिए ताकि सोसाइटी, समाज हमारा अच्छी दिशा की ओर प्रगति कर सके. तो चलिए पढ़ते हैं ये पोएम ऑन किलिंग अ ट्री बाय जीव पटेल. You must have observed people cutting down trees, but can they kill a tree? Is it easy to do so? Let us read the poem and find out what the poet says on killing a tree. आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों को पेड़ को कट करते हुए, काटते हुए, लेकिन क्या कभी आपने देखा है किसी को पेड़ को किल करते हुए, मारते हुए? क्या पेड़ को मारना आसान है? तो चलिए पोएम पढ़ते हैं और पता करते हैं कि पोइट जो जीव पटेल हैं वो क्या कहना चाहते हैं किलिंग अ ट्री के बारे में. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. It takes much time to kill a tree. अगर आपको किसी पेड़ को किल करना है, मारना है, तो it will take time, समय लगेगा. मारना पेड़ को आसान नहीं है, समय लगता है. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ. जैब होती है बच्चों चुभन, तो जैब को हम लेंगे सडन रफ ब्लो. अगर आप नाइफ से, चाकू से उसको काटना चाह रहे हैं सिंपली, तो उससे नहीं हो पाएगा. इट विल नॉट डू द पर्पज़. बिल्कुल भी पेड़ नहीं मरेगा. इट हैज़ ग्रोन स्लोली. पेड़ धीरे धीरे पनपा है, स्लोली प्रोसेस हुई है उसकी बढ़ने की. कैसे बढ़ा वो? कंज्यूमिंग द अर्थ. कंज्यूमिंग मीन्स गेटिंग फूड फ्रॉम द अर्थ. उसने अपना भोजन अर्थ, पृथ्वी से प्राप्त किया. राइजिंग आउट ऑफ इट. पृथ्वी से वो ऊपर की ओर पनपा. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट. उसने अपना भोजन प्राप्त किया पृथ्वी के ऊपर, जो उसका क्रस्ट है, आउटर या अपर लेयर ऑफ अर्थ है, वहाँ से उसने भोजन प्राप्त किया. एब्जॉर्बिंग
ईयर्स ऑफ सनलाइट, उसने कई सालों तक सनलाइट सूर्य का प्रकाश ग्रहण किया, एयर हवा ग्रहण की, वाटर पानी ग्रहण किया, एंड आउट ऑफ हिज लेपरस हाइड, लेपरस बच्चों वैसे तो लेप्रेसी से वर्ड आया है, लेप्रेसी होती है एक तरह की स्किन डिजीज, यहाँ पर लेपरस हाइड हम कहेंगे डिसकलर्ड बार्क, छाल जो पेड़ की छाल होती है वो जो अलग से रंग की है उसको हम कहेंगे लेपरस हाइड। स्प्राउटिंग लीव्स, स्प्राउटिंग मीन्स जर्मिनेटिंग, उगते हुए पत्तियों के साथ, ठीक है। तो एक पेड़ इजीली बड़ा नहीं हो गया, उसने अर्थ को कंज्यूम किया। आप देख सकते हैं एक पेड़ की जड़ जो आपको दिख पा रही हैं वो कितना ज़्यादा फैल चुकी हैं, तो उसने कंज्यूम किया अर्थ को, उसने सनलाइट ली, एयर लिया, वाटर लिया और उसकी छाल में से नई नई पत्तियां निकली। तो एक सिंपल जैब ऑफ नाइफ जो सडन रफ ब्लो है एक चाकू का, वो उसे बिल्कुल भी किल नहीं कर सकता। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर स्टैंजा इन इंग्लिश। The poet says that it takes much time to kill a tree. It can't be done with a simple jab of the knife. The tree has grown slowly by consuming nutritious elements from the earth. It feeds upon the earth's crust and rises out of it. For years, it keeps absorbing the sunlight, air, and water. Leaves sprout out of his hide, which looks as if stricken with leprosy. All the description given by the poet paint the tree as a parasite and as ugly growth. अब बच्चों आप देख पा रहे हो पोइट ने जिस भी तरीके से समझाया है हमें इस पूरे स्टेंजा के अंदर कि वो कैसे पनपा, बड़ा कैसे हुआ एक पौधा पेड़ के रूप में, तो हमें पता चलता है वो पैरासाइट के रूप में बड़ा हुआ है, परजीवी जो और जीवों से अपना खाना ग्रहण करता है, उनके ऊपर जीता है। तो बड़ी अगली ग्रोथ थी उसकी। द ट्री कंज्यूम्स अर्थ, वो अर्थ से अपना सारा न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। इट ईट्स अप द अर्थ न्यूट्रिशंस एलिमेंट्स, इट फीड्स अपॉन द अर्थ क्रस्ट, उसके अर्थ के आउटर पार्ट के ऊपर वो खाना खाता है। इन अदर वर्ड्स इट डिस्ट्रॉयज द अर्थ फर्टिलिटी, और अगर हम अलग शब्दों में बात करें तो ये अर्थ की फर्टिलिटी को, उर्वरक क्षमता जो होती है उसकी, उसको घटा रहा है क्योंकि वो सारे न्यूट्रिशंस उसके खुद खा जाता है, कंज्यूम कर जाता है। लीव्स स्प्राउट आउट ऑफ इट्स लेपरस हाइड्स, इन अदर वर्ड्स स्मॉलर इविल्स कीप इशूइंग फ्रॉम अ बिगर इविल। अब आपने पढ़ा ना लेपरस हाइड जो डिसकलर्ड बार्क थी, छाल थी उसकी, उसमें से नई पत्तियां जर्मिनेट हो रही हैं, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं नई पत्तियां जर्मिनेट हो रही हैं। तो कहता है कि बड़ी इविल से छोटी इविल पैदा हो जाती हैं, बड़े बड़े जो बुराइयां होती हैं उनसे और भी छोटी छोटी बुराइयां उपज जाती हैं। तो इस तरह से एक पेड़ बड़ा होता है, या आप कह सकते हैं इस तरह से एक बुराई पनपती है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टैंजा। सो हैक एंड चॉप, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curl green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to form a size. So hack and chop. Hacking और चॉपिंग, बच्चों ये दो चीज़ हो गई, दो प्रोसेस हो गई। हैकिंग कट रफली विद स्पेड, कुल्हाड़ी से काटना, आप देख पा रहे हैं पिक्चर में कुल्हाड़ी से काटा जा रहा है। और चॉप का मतलब होता है फाड़ देना या टुकड़े टुकड़े कर देना। तो अगर आप पेड़ को हैक करेंगे या चॉप करेंगे, कुल्हाड़ी से काट देंगे या उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, बट दिस अलोन वोंट डू इट। आप कट तो कर देंगे पेड़ को, लेकिन जड़ से वो खत्म नहीं होगा, वो मरेगा नहीं, वो जीवित रहेगा, कुछ समय बाद वो फिर से बढ़ जाएगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, उसे दर्द तो बहुत होगा, जब आप हैकिंग करेंगे चॉपिंग करेंगे पेड़ को बहुत दर्द होगा, लेकिन इट विल नॉट बी किल्ड, वो मरेगा नहीं, दर्द उसे होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। अब बच्चों ब्लीडिंग बार्क, अब देखिए ब्लीडिंग मतलब खून बहना, बार्क मतलब शाखा, शाखा से खून निकल रहा होगा। बच्चों आप देखना कभी भी आप किसी पत्ते को तोड़ते हो तो एक सफ़ेद रंग का सैप बोलते हैं उसे इंग्लिश में, SAP, वो निकलता है। देखा है ना आपने पत्ता, दूध सा हमें दूध सा दिखता है, तो उस तरह का जो वो सैप निकल रहा है उसे हम कहेंगे ब्लीडिंग, की वो खून आ रहा है पेड़ के अंदर, ठीक है। तो ब्लीडिंग बार्क विल हील, अगर आप उसको काट देंगे उसमें से इस तरह का कोई भी द्रव्य पदार्थ तो निकलेगा जैसे उसका खून निकल रहा हो, लेकिन इट विल रिकवर सून, वो जल्दी ही उसको रिकवर कर लेगा, ठीक हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल ग्रीन ट्विग्स, और फिर भूमि से अपना सारा जो न्यूट्रिशन एलिमेंट्स उसको चाहिए वो सब ले लेगा ग्राउंड से। विल राइज, और फिर से वो पनप जाएगा, कर्ल ट्विस्टेड, टेढ़ी मेढ़ी, ग्रीन हरी, ट्विग्स शाखाएं उसके अंदर आ जाएगी। आप देख पा रहे हैं एक तरफ आपकी स्क्रीन पर ट्विग्स हैं, स्मॉल ब्रांचेस, एंड मिनिएचर छोटे छोटे बॉज मीन्स
डालें डालें उग आएंगी, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन, अगर आप उनको चेक नहीं करोगे, उनका ध्यान नहीं रखोगे, वो फिर से बढ़ जाएंगी, टू द फॉर्मर साइज, जितनी बड़ी थी वो उतनी ही बड़ी फिर से हो जाएंगी. So, the simple jab of the knife can't kill a tree. It should therefore be hacked and chopped. But even this alone won't kill the tree. Its bleeding bark will heal very soon. Curled green twigs will begin to rise from near the ground, from where it has been chopped and hacked. These twigs will again grow into the size of former boughs if they are left unchecked. Here again the tree continues as a symbol of some huge deep rooted evil. बच्चों इस स्टैंजा के अंदर भी हमें दिख रहा है कि जो पेड़ है ये बहुत ही गहरी जो चली गई है उस बुराई का प्रतीक है. Huge evils can't be undone by small blows. अगर बड़ी बड़ी बुराइयां हैं और आप उनका थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर प्रहार करोगे तो वो नहीं मरेंगी, नहीं खत्म होंगी. They will grow again and come to their former size. वो दोबारा पनपती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी और अपने पहले वाले साइज में ही आ जाएंगी. यानी कि हैकिंग और चॉपिंग से भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. ब्लीडिंग बार्क फिर से हील हो जाएंगी, फिर से नए नए डाले आ जाएंगे, गुच्छे आ जाएंगे पेड़ के ऊपर और वो अपने फॉर्मर साइज में आ जाएगा. तो क्या किया जाए कि पूरी तरह से पेड़ को नष्ट किया जाए या फिर पूरी तरह से बुराई को नष्ट किया जाए? देखते हैं आगे पोइट क्या कहता है. नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट. तो बच्चों क्या करना है हमें? रूट इज टू बी पुल्ड आउट, जड़ को निकाल कर फेंकना है पृथ्वी में से. आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. अर्थ पृथ्वी, एंकरिंग क्या होता है बच्चों? एंकरिंग अर्थ को हम कहेंगे अर्थ विच गिव सपोर्ट टू द ट्री. अब किसकी वजह से पेड़ बढ़ रहा है? सिंपल सी बात है, पृथ्वी के अंदर जो न्यूट्रिशियस एलिमेंट है उनकी वजह से बढ़ रहा है. तो उसको जड़ लेती है ना, उस एलिमेंट्स को, न्यूट्रिशंस को जड़ ग्रहण करती है. तो जड़ को ही निकाल फेंको, उसको उसके सोर्स जो एंकरिंग अर्थ है जो उसको सपोर्ट कर रही है उससे अलग कर दो. इट इज़ टू बी रॉब्ड एंड टाइड. रॉब्ड रस्सी से बांध कर उसको खींच के निकाल दो. एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, खींच कर बाहर निकाल दो, झटका लगाकर बाहर से उखाड़ दो. और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव. जिस अर्थ की केव के अंदर, पृथ्वी की गुफा के अंदर वो छुपा हुआ है, वहाँ से पुल करके खींच के रस्सी बांध के उसको निकाल दो एंटायरली, पूरी तरीके से. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, द सोर्स वाइट एंड वेट. और बच्चों इससे जो ट्री की स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो एक्सपोज हो जाएगी. उसका सोर्स, स्रोत हमें दिखाई देगा जो होगा वाइट, सफ़ेद रंग का, और वेट, गीला. देखिए बच्चों कुछ इस तरह से होगा वो, वाइट एंड वेट. द मोस्ट सेंसिटिव, सेंसिटिव मीन्स संवेदनशील, क्विक टू द टच, हिडन जो छुपा हुआ था, 4 years इनसाइड द अर्थ, कई सालों से जो पृथ्वी के अंदर छुपा हुआ था, उसकी स्ट्रेंथ का स्रोत यानी कि उसकी जड़ जो होंगी सफ़ेद और गीली, वो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है एक ट्री का, वो हमें दिखाई देगा. और जब ये होगा तभी आप मार सकते हो एक पेड़ को. हमें रस्सी से खींचकर उसको बाहर निकालना होगा, उसकी जड़ों को पृथ्वी से अलग करना होगा. So, in order to kill the tree, its root has to be pulled out from the earth, which acts as its anchor. It has to be tied with a rope and pulled out with a powerful snap. It has to be pulled out entirely from the earth, where it has formed a cave for itself. The root of the tree is its real strength. आप देख पा रहे हैं, एक जड़ ही होती है एक पेड़ की असली ताकत. It is white and wet, and it is the most sensitive part of the tree. It has been hidden inside the earth for years. In order to kill the tree, the source has to be pulled out and brought in the open. तो देख पा रहे हैं बच्चों, तो इस स्टैंजा में पोइट ने हमें बताया कि किस तरह से हम उसको पूरी तरह से किल कर सकते हैं बुराई को. Thus, by using the tree as a symbol of deep-rooted evil, the poet explains that we can't end an evil until and unless its very source is found out, exposed and destroyed. अगर हमें एक बुराई को पूरी तरह से ख़त्म करना है ना बच्चों, तो हमें उसके स्रोत का पता लगाना होगा कि वो पनपता कैसे है, उसका स्रोत क्या है. जैसे कि एक पेड़ की स्ट्रेंथ का स्रोत क्या हुआ, उसकी जड़. हम उसको जड़ से निकाल कर फेंक देंगे तो वो मर जाएगा. तो अगर हम बुराई का भी स्रोत जहाँ से वो उपज रहा है उसे ढूंढ लेंगे, उसे एक्सपोज करेंगे और उसे नष्ट करेंगे, तो बुराई भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी. आते हैं बच्चों लास्ट लाइन्स के ऊपर. देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चॉकिंग in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and it is done.
देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग। अब बच्चों उस जड़ को जिसको हमने बाहर निकाल लिया है उसको हम स्कॉचिंग झुलसा देंगे, उसको द ड्राइंग अप ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग अपरूटेड, उसकी जड़ को ना सूर्य के प्रकाश के अंदर रख देंगे ताकि वो झुलस जाए। एंड चोकिंग, चोकिंग मीन्स अनेबल टू ब्रीथ, उसका दम घुटेगा। इन द सन एंड एयर, उसे सूर्य के नीचे रख देंगे, हवा में रख देंगे उसकी जड़ को। ब्राउनिंग, और फिर क्या हो जाएगा, बिकमिंग ऑफ ब्राउन कलर, वो भूरे रंग की होने लग जाएगी। हार्डनिंग, वो सख्त हो जाएगी। ट्विस्टिंग, वो मुड़ जाएगी। गेटिंग बेंड्स, विदरिंग, और वो फेड हो जाएगी, मुरझा जाएगी। एंड देन इट इज़ डन, और फिर वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सो आफ्टर द रूट ऑफ द ट्री हैज़ बिन पुल्ड आउट, इट शुड बी लेफ्ट इन द सन एंड द एयर टू ड्राई। हमें प्रकाश में और हवा में उसको रखना है ताकि वो झुलस जाए, सूख जाए। इट शुड बी लेफ्ट देयर टू स्कॉच एंड चॉक, इट शुड बी लेफ्ट देयर अंटिल इट ब्राउन्स, हार्डन्स, twists and withers. Only then the tree can be said to be really killed. The same can be said of an evil. To kill an evil, its source has to be rooted out. तो evil को अगर हमें ख़त्म करना है, बुराई को, उसके source को, स्रोत को हमें जड़ से उखाड़ना होगा। All life has to be drained out of it. उसके अंदर से पूरे जीवन को निकालना होगा। Till it is completely dead. No chance should be left of its sprouting again. हमें कोई भी चांस नहीं छोड़ना होगा कि वो फिर से उगने का प्रयास करे या फिर से बढ़ने का प्रयास करे। तो बच्चों ये थी पूरी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। नाउ लेट अस डिस्कस द समरी ऑफ द पोएम। The poet says that if we wish to kill a tree, it takes a lot of time. A simple jab of knife can't kill a tree. A tree grows up by getting food and other nutritious from the earth. It absorbs sunlight, air and water for years and becomes very strong. If we try to hack and chop it, it doesn't feel much pain. Its bleeding bark heals very soon. Small twigs begin to shoot up from it and soon they become very big and strong. तो पोइट हमें कहते हैं अगर हमें किल करना है एक पेड़ को तो बहुत टाइम लगेगा। एक नाइफ की चुभन उसे नहीं मार सकती क्योंकि एक पेड़ पनपता है अपना भोजन लेकर पृथ्वी से। जो भी उसको पोषक तत्व चाहिए वो पृथ्वी से प्राप्त करता है और फिर वो एब्जॉर्व करता है सूर्य के प्रकाश को, एयर को, वाटर को कई सालों से और वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अगर हम इसे हैक करेंगे, चॉप करेंगे यानी कि कुल्हाड़ी से काटेंगे या छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, इट डजंट फील मच पेन, ज़्यादा उसको पेन नहीं होगा। इट्स ब्लीडिंग बार्क हील्स वेरी सून, जो खून उसे आएगा, जो सैप उससे ऊज आउट होगा वो जल्दी ही हील हो जाएगा। फिर छोटी छोटी ट्विग्स उसमें से निकल आएंगी, स्प्राउट करेंगी, फिर से नई पत्तियाँ आ जाएंगी और वो फिर से बड़ा और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। The poet says that the real strength of a tree lies in its root. If we want to kill a tree forever, its roots should be pulled out completely. They should be left in open to withering in sun and chalk in the air. Thus, after a long process of changing shapes and colors, we can say that a tree is killed. तो पोइट हमें कहते हैं कि पेड़ की असली ताकत उसकी रूट्स में होती है, उसकी जड़ में होती है। अगर हमें पेड़ को किल करना है तो हमें उसकी रूट्स को अर्थ से बाहर निकालना होगा और फिर उसे हमें ओपन में छोड़ना होगा कि वो मुरझा जाए, झुलस जाए सन के अंदर, उसका दम घुट जाए एयर के अंदर और फिर ये बहुत लंबी प्रोसेस होगी जिसमें होगी ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग एंड विदरिंग और उसके बाद वो चेंज करेगी अपने शेप्स, कलर्स बदलेगी और फाइनली ट्री इज किल्ड, इविल इज किल्ड। ठीक है, तो बच्चों अब बात करते हैं पोएम के पोएटिक डिवाइसेस की। आपको पता है कोई भी पोएम कंप्लीट नहीं होती अगर हम डिस्कस नहीं करते उसके पोएटिक डिवाइसेस। तो सबसे पहला है बच्चों इमेजरी। हियर वेरी स्ट्रॉन्ग इमेजरी हैज़ बीन यूज्ड एंड इट शोज द ग्रोथ ऑफ द ट्री बाय टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अर्थ एंड एब्जॉर्बिंग सनलाइट, एयर एंड वाटर फ्रॉम नेचर। इमेजरी को कह सकते हैं बच्चों वर्ड पिक्चर, कि जब हम किसी भी चीज़ को, चाहे वो पोएम हो या प्रोज हो, उसको पढ़ें और हमारी ना आँखों के सामने वो सीन क्रिएट हो जाए जो भी पोइट या राइटर हमें बताना चाह रहा है। तो जैसे पोइट ने हमें बताया यहाँ पर कि जो पेड़ है हमारा वो अपने न्यूट्रिशंस एलिमेंट प्राप्त करता है, अर्थ के अंदर से बढ़ता है और सनलाइट, एयर, तो हमारे अंदर एक ना वर्ड पिक्चर क्रिएट हुई हमारे दिमाग में। हम उसको देखते देखते सोच पा रहे थे कि एक पेड़ कैसे बढ़ता है।
एग्जाम्पल देखिए बच्चों, स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, अब्सॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड आउट्स ऑफ इट्स लैपरस हाइट, स्प्राउटिंग लीव्स। ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इमेजरी का। पर्सोनिफिकेशन, द पोएट पोर्ट्रेज द ट्री एज अ ह्यूमन बीइंग थ्रू आउट द पोएम। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी पोएम के अंदर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है, मानवीकरण अलंकार। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो क्या होता है बच्चों, जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को, जो जीवित नहीं है, ठीक है, निर्जीव वस्तु को एक जीवित की भांति, जैसे कि मैं कहूँ टेबल हंस रही है, चेयर कूद रही है ना, तो चेयर तो निर्जीव है बच्चों, कूद नहीं सकती है ना। तो अगर हम किसी निर्जीव वस्तु को एक जीवित प्राणी की तरह उसकी क्वालिटीज़ दे देते हैं तो वो हो जाता है पर्सोनिफिकेशन। अब पेड़ जो है वो निर्जीव है एक तरह से, वैसे तो हम साइंटिफिकली मानते हैं वो भी जीव है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पोएम। लेकिन यहाँ पर ना, जैसे हमने ब्लीडिंग बाग का यूज़ किया था, खून निकल रहा है, अब तो खून तो बच्चों मनुष्यों के ही निकलेगा ना, ह्यूमन बींग्स के, पेड़ के तो ना खून निकलता है, तो वो सैप के लिए हमने ब्लीडिंग बाग यूज़ किया। तो इससे पता चलता है द पोइट हैज़ यूज पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम। ब्लीडिंग बाग एग्जाम्पल रहेगा, द वुंडेड बाग इज रिप्रेजेंटेड एज ब्लीडिंग, जबकि खून तो केवल ह्यूमन बींग्स के आते हैं, पेड़ों के नहीं। अलिट्रेशन बच्चों, अनुप्रास अलंकार जिसे आप बोलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ग्रुप में मैं बताती हूँ, जब कोई साउंड बार बार रिपीट होती है, जैसे हिंदी में एग्जाम्पल सुनिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें, च साउंड इज रिपीटेड। तो अलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ साउंड्स एट क्लोज इंटरवल्स। इट इज़ यूज टू लैंड अ लिरिकल एंड म्यूजिकल एलिमेंट टू द पोएम। इससे पोएम थोड़ी म्यूजिकल बनती है, रिदम आता है उसमें। एग्जाम्पल देखिए, द ब्लीडिंग बाग विल हील, हियर द पोइट हैज़ रिपीटेड बी एंड टी साउंड। The source white and wet, here W sound is repeated। तो अलिट्रेशन का, अनुप्रास अलंकार का भी जीव पटेल ने यहाँ पर यूज़ किया है। मेटाफर बच्चों, जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करें और कंपैरिजन सीधा डायरेक्ट कंपैरिजन हो, हम लाइक या एज का यूज़ ना करें, तो होता है मेटाफर। द मेटाफर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स, बट द वर्ड ऑफ कंपैरिजन लाइक एंड एज इज नॉट यूज्ड। इंस्टेड ऑफ स्टेटिंग दैट वन थिंग इज लाइक अनदर, द पोइट आइडेंटिफाइज वन विद द अदर। Look at the examples. The bleeding bark. Here the word bleeding is a metaphor. The poet compares the sap oozing out of the bark of a hacked tree trunk to the blood of a human being or a living creature, but doesn't use the word of comparison. यहाँ पर bleeding bark का में यहाँ पर मेटाफर का यूज़ किया है पोइट ने। एक और एग्जाम्पल है बच्चों मेटाफर का, लैपरस हाइट। हियर द अनइवन डिसकलर्ड bark of a tree is compared to the discolored and gnarled skin of a person suffering from leprosy, but the poet doesn't use the words like or as. Repetition is using a word, phrase or clause a number of times with the purpose of emphasis or to provide unity to the poem. जब हम किसी वर्ड को या पूरी लाइन को बार बार यूज़ कर रहे हैं तो रेपिटेशन, दोहराई तुम कह सकते हो, वो होती है। एग्जाम्पल देखिए, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट of the anchoring earth, it is to be roped, tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely out from the earth cave. Here the poet uses pulled out and out again and again, है ना, बार बार यूज़ किया ना pulled out and out, to emphasize the effort involved in uprooting a tree and exposing its root. It shows that the root of the tree is deeply fixed into the earth. राइम स्कीम बच्चों, म्यूजिकल जो गुण होता है एक पोएम का, वो होता है राइम स्कीम। द पोएम हैज़ बिन रिटन इन फ्री वर्ड्स। इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है, फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। देयर इज नो राइम स्कीम एंड द लेंथ ऑफ द लाइन्स वेरीज, इवन द स्टेंजाज आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन आंसर्स और डिस्कस कर लेते हैं। कैन अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ kill a tree? Why not? No, a simple jab of the knife cannot kill a tree. The place from where the tree is cut will give out sap, and once the wound heals, new branches and leaves will grow from it, which will develop into trees. एक चाकू की चुभन क्या पेड़ को मार सकती है? क्यों नहीं? नहीं मार सकती, क्योंकि जहाँ पर हमने चाकू के द्वारा प्रहार किया है वहाँ से जो कटा हुआ है पेड़, वहाँ से सैप निकलेगा, उसके वुंड्स हील हो जाएंगे, नई ब्रांचेस आ जाएंगी, पत्तियाँ आ जाएंगी और फिर से वो डेवलप हो जाएगा, उसका विकास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हैज़ द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज? कैसे पेड़ बढ़ा है अपने पूरे साइज में? लिस्ट द वर्ड सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी। द ट्री हैज़ ग्रोन बाय कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अर्थ, एब्जॉर्बिंग सनलाइट, एयर एंड वाटर। द वर्ड सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी आर कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, absorbing years of sunlight, air and water.
Third, what is the meaning of bleeding bark? What makes it bleed? Bleeding bark refers to the sap which flows out to the tree's bark where it is cut. The tree bleeds when it is cut with a knife. तो बच्चों जो सफ़ेद रंग का पदार्थ निकलता है, सैप निकलता है, उसी के लिए ब्लीडिंग बार्क का यूज़ किया गया है. Fourth, the poet says no in the beginning of the third stanza. What does he mean by this? Third stanza में पोइट ने नो वर्ड से ही स्टेंजा को शुरू किया है. क्या मतलब है इसका? नो मीन्स दैट ट्री विल नॉट डाई बाय कटिंग और चॉपिंग द ट्रंक. अगर हम पेड़ के तने को कट कर रहे हैं, हैक कर रहे हैं, चॉप कर रहे हैं, इससे नहीं मरेगा पेड़. कवि यही बताना चाह रहे हैं. What is the meaning of anchoring earth and earth cave? Anchoring earth means the earth supports the tree firmly. तो एंकरिंग अर्थ का क्या मतलब है और अर्थ केव का क्या मतलब है? एंकरिंग बच्चों सपोर्ट करना किसी चीज़ को. तो एंकरिंग अर्थ का मतलब है सपोर्ट करती है अर्थ ट्री को. अर्थ केव रेफर्स टू द पिट इन द अर्थ. गुफा, केव, ठीक है. तो जो खाई है अर्थ के अंदर उसे हम कहेंगे अर्थ केव. वेयर द रूट्स ऑफ द ट्री बाइंड इट फर्मली टू द अर्थ. जिससे कि उसकी रूट्स जो है वो बांधे रखती हैं मजबूती से अर्थ के अंदर. Sixth question, what does he mean by the strength of the tree exposed? इस लाइन का क्या मतलब है? The strength of the tree exposed means that upon being uprooted, the most sensitive and important part of the tree, that is, the roots, will no longer remain hidden in the earth. The strength of the tree exposed यानी कि ट्री की जो ताकत थी, जो जड़ थी, उसे हम बाहर ही ले आए. इसका मतलब है जब हम पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं तो जो उसका मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्या? रूट्स, जड़ जो है उसकी, विल नो लॉन्गर रिमेन हिडन इन द अर्थ. अब वो छुपी नहीं रहेंगी अर्थ के अंदर क्योंकि उन वाइट और वेट रूट्स को हम उखाड़ कर बाहर ले आए हैं. उसकी स्ट्रेंथ को, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ को हम बाहर उखाड़ कर ले आए हैं. वॉट फाइनली किल्स द ट्री? बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो कैसे मरेगा फाइनली ट्री? द ट्री डाइज व्हेन इट इज अपरूटेड, व्हेन इट इज डिटैच्ड फ्रॉम द अर्थ, इट वीदर्स, hardens, twists and finally dies. तो कैसे मरेगा एक ट्री? जब उसे जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा और जब वो डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा अर्थ से, अटैच नहीं रहेगा अर्थ से, फिर वो मुरझा जाएगा, सख्त हो जाएगा, मुड़ जाएगा और फाइनली वो मर जाएगा. तो बच्चों ये थी ऑन किलिंग अ ट्री बाय जी पटेल, जिसमें हमने पढ़ा द पोइट यूजेस द ट्री एज अ सिंबल ऑफ सम डीप रूटेड इविल. कि जो पेड़ है वो एक डीप रूटेड इविल का सिंबल है. इन ऑर्डर टू किल अ ट्री इट हैज़ टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम इट्स रूट. जैसे कि अगर हमें पेड़ को ख़त्म करना है, नष्ट करना है, हमें उसको जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंकना पड़ेगा. सिमिलरली टू किल एन ईविल इट हैज़ टू बी अपरूटेड फ्रॉम इट्स सोर्स. तो अगर हमें एक बुराई को भी उखाड़ कर फेंकना है तो उसे भी सोर्स से अपरूट करना पड़ेगा, जड़ से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा. अ चॉप ट्री कैन स्प्राउट अगेन. अगर हम एक पेड़ को टुकड़े टुकड़े कर देंगे वो फिर से उग जाएगा क्योंकि हमने उसको जड़ से अलग नहीं किया. सिमिलरली अ हाफ बेरीड इविल कैन स्प्रिंग अप अगेन. और इसी तरह अगर हम इविल को थोड़ा बहुत ही नुकसान पहुंचाएंगे, उसे जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे, तो वो फिर से उग जाएगी, वो फिर से पनप जाएगी, वो फिर से बढ़ जाएगी. तो एक बार और सुन लीजिए, मैं समरी बता देती हूँ आपको सो दैट यू कैन रिवाइज. द पोइट सेज दैट इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. इट कांट बी किल्ड विद अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ. द ट्री grows slowly by consuming nutritious elements from the earth. It feeds on the earth's crust. For years, it absorbs the sunlight, air, and water. Thus, a tree takes a long time to grow. And to kill the tree also takes a long time. We can't kill it by hacking and chopping alone. The bleeding bark heals after some time. Green twigs begin to rise from near the ground where the tree has been hacked. These twigs, if unchecked, grow into the size of former boughs. So, in order to kill a tree, it should be pulled out from the root. The root is the source from where the tree gets its strength. It is the most sensitive part of the tree and most important also. It remains hidden in the earth for years. To kill a tree, this source has to be exposed and brought out in the open. After the root has been pulled out, it should be left in the sun to scorch. It should be left there until it browns, hardens, twists, and withers. Only then does a tree get really
killed. तो बच्चों होपफुली आपको पूरी पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी. हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन की है, हमने समरी की है, सभी क्वेश्चन आंसर्स और पोइटिक डिवाइस भी इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस प्रेजेंटेशन वॉज मेड बाय पूजा शर्मा, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh, District, Jhajjar. Thank you children. Take care all of you.